नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी और 5 दिन के ईडी के रिमांड के बाद राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2023 को मुंगेली की चुनावी सभा में कुछ गहरी बातें कही थी। तब उन्होंने उस सभा में चेतन बघेल को सुपर सीएम बताया था और साफ तौर पर महादेव सट्टा वाले मामले का उल्लेख करते हुए यह समझाने की कोशिश की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुत कुछ कर देंगे। साथ ही उस सभा के दौरान उन्होंने पुराने कांग्रेसियों की दुखती रग में हाथ रखते हुए कहा था कि जब समझौता 2.5 साल की सरकार का हुआ था तो ऐसे में भूपेश बघेल ने उनके साथ धोखा किया। वो तो चुनावी सभा थी विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के ठीक 4 दिन पहले, लेकिन उससे पहले 2 सितंबर 2023 को भाजपा की ओर से आरोप पत्र प्रस्तुत करते हुए मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद चर्चित बयान दिया था। हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। मोदी और अमित शाह के पुराने बयानों की भी चर्चा हो रही है। साथ ही पीएम मोदी के चर्चित डायलॉग की भी चर्चा हो रही है। मोदी जो बोलता है वो करता है। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री उनके राज में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है उससे भी लोगों में रोष है। और उनके बेटे ने सुपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। यानी प्रधानमंत्री बड़ी जिम्मेदारी के साथ चेतन बघेल को सुपर सीएम बता रहे थे और साफ तौर पर समझा रहे थे कि किस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी ने छत्तीसगढ़ में अवैध काम किए। मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के ऊपर ढेर सारे घपले घोटालों के आरोप लगे। सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं। 508 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी का उनके ऊपर जो आरोप लगा है। उसके बाद इस मामले में जब सीबीआई की एंट्री हुई तो 10 मार्च को ईडी की शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी हुई थी। 26 मार्च को सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में छापेमारी की थी। लेकिन इन छापेमारी से कहीं पहले हम इस बात को बार बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताने की कोशिश कर रहे थे कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का रास्ता किस तरह से साफ होता जा रहा है। जब बीती 15 जनवरी को कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी तब के बाद कभी भी भूपेश बघेल के ऊपर ये गाज गिर सकती थी। लेकिन भूपेश बघेल से पहले चेतन बघेल की जब गिरफ्तारी हुई तो एक पिता के रूप में भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह समझाने की कोशिश की कि उनका बेटा पाक साफ है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, चरणदास महंत सरीखे तमाम जिम्मेदार नेता मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और खुद भूपेश बघेल ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में जगह जगह चक्का जाम होगा, आर्थिक नाकेबंदी होगी। साथ ही भूपेश बघेल ने इस दौरान यह भी याद दिलाया कि 10 मार्च को उनके यहाँ से सिर्फ 33 लाख मिले थे। यदि वो नहीं बताते तो ईडी से ज्यादा रकम बताती। लेकिन इस बीच चरणदास महंत ने बताया नोट गिनने की मशीन आ गई, इसलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया। सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। हमारे यहाँ रेट बढ़ी 10 मार्च, उसके बाद 26 मार्च को सीबीआई की। उसमें क्या मिला क्या नहीं उसमें उसी दिन पत्रकारों को बता दिया। यदि उस दिन मैं नहीं बताता तो नोट गिनने की मशीन मेरे घर ले आए। आप सब ने देखा तो नोट गिनने की मशीन भूपेश बघेल के घर निवास थी। और शाम को निकलते ही मैं आपको नहीं बताता कि 33 लाख ही पकड़ा गया कि दूसरे दिन तो फिर पता नहीं कितने ही बताते। मशीन आया था बड़ा वाला। इस कारण से उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने खुद कई बड़े खुलासे किए और ये बताने की कोशिश की कल तक जो पप्पू बंसल उनके छोटे भाई थे, दरबान की तरह थे, जिनकी परमिशन के बगैर उनके मुख्यमंत्री रहते, उनके विधायक उनसे नहीं मिल सकते थे। सौम्य चौरसिया से भी कहीं ज्यादा
पप्पू बंसल पर यकीन किया जाने लगा था, आज वही पप्पू बंसल भूपेश बघेल के लिए आंखों की किरकिरी बनते नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू बंसल का नाम लेकर कुछ गहरी बातें की, साथ ही समझाने की कोशिश की कि उनके विधानसभा क्षेत्र कुम्हारी में जो साईं मंदिर है उसके सामने की राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो बेशकीमती जमीन है जहां चेतन बघेल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में अखबारों में जो 1300 करोड़ वाले फिगर की खबर छपी है वो खबर सही नहीं है। ऐसे में हमारी ड्यूटी यहाँ कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। हमें भी समझना था कि आखिर वो 1300 करोड़ वाला फिगर जिसे ईडी की ओर से प्रस्तुत किया गया आरोप बताया जा रहा है, आखिर वो माजरा क्या है। पहले हम ईडी के वकील, उसके बाद बचाव पक्ष के वकील की भी दलीलों को सुनेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से जमकर घपला घोटाला हुआ और चेतन बघेल किस तरह से बुरी तरह ईडी के जकड़ में आ चुके हैं। मजबूत सबूतों का हवाला दिया जा रहा है, पहले वकीलों की बातों पर आप गौर करें। जो मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का। चैतन्य बघेल जी ने पूरा सपोर्ट किया है, उन्होंने शामिल हुए जांच में, और एक बार भी अगर ईडी उनको संबंध देके उनका बयान तक नहीं ली और सीधा अरेस्ट कर लिए तो आप ये साफ जाहिर होता है कि किस मंशा से क्यों की गई है, इसके दबाव में की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भिलाई के खुर्सीपार इलाके के पप्पू बंसल को बीते 2 सालों से जो ईडी खोज रही थी वो पिछले दिनों मिल भी गया और करीब हफ्ते भर की पूछताछ के बाद वो छुट्टा छोड़ भी दिया गया। आज वही पप्पू बंसल घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को चरितार्थ करता नजर आ रहा है। इस बारे में जो अखबारों में खबर छपी जिसका भूपेश बघेल खंडन कर रहे थे, दरअसल इस बारे में ईडी का दावा प्रस्तुत किया गया है कि दुर्ग के कारोबारी और भूपेश बघेल के करीबी लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने कबूल किया है कि शराब घोटाले में उसे 3 महीने के भीतर 136 करोड़ मिले थे जिसे अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित ने भिजवाया था। साथ ही उसने चौंकाने वाला बयान भी दिया कि सिंडिकेट से चेतन को 1000 करोड़ रुपए मिले थे, इस पैसे को दोनों ने मिलकर इधर उधर किया। इसी तरह भूपेश बघेल के करीबी फर्जी नटवालार और कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव जो जेल में है, के श्रीवास्तव ने चेतन के माध्यम से 100 करोड़ रुपए मिलने की बात एजेंसी को बताई है। इस पैसों को उसने कई प्रोजेक्ट में निवेश किया, इसके सबूत भी दिए। पप्पू बंसल के इसी क्लू के आधार पर आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में चेतन बघेल से कहीं आगे कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली है। जब पप्पू ईडी के लिए इतना कुछ कर रहा हो तो भला उसे छुट्टा क्यों ना छोड़ा जाए। फिलहाल पप्पू बंसल आजाद है। उसकी ओर से जो जानकारी दी गई उसके बारे में दावा किया गया कि पप्पू बंसल ने पूछताछ में बताया कि दुर्ग के बड़े सराफा कारोबारी ने कबूल किया है कि चेतन ने उन्हें 5 करोड़ रुपए बिना ब्याज के कर दिए हैं जिसे आज तक लौटाया नहीं गया है। चेतन ने कुम्हारी में 1300 करोड़ रुपए का विट्ठल ग्रीन सिटी बनाने की तैयारी की। यह प्रोजेक्ट चेतन की कंपनी बघेल बिल्डकॉन की है। इसी तरह चेतन ने कुछ और कंपनियों में भी पैसा इन्वेस्ट किया। दावा किया गया कि ईडी को 16.7 करोड़ रुपए के लेन देन का चेतन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है। इसी 16.7 करोड़ के लेन देन और निवेश की जानकारी के अलावा बताया गया कि पप्पू को आजाद छोड़ने के बावजूद उसने बीते 3-4 दिनों में ईडी को कुछ गहरी बातें बताई, जिसके आधार पर दावा किया गया कि अनवर का मैनेजर दीपेन चावड़ा अपने मालिक के इशारे पर सिंडिकेट के पैसे को के श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को देता था। फिर ये दोनों पैसे चेतन के पास आते थे। चेतन और खुद पप्पू उन पैसों को अलग अलग निवेश करते थे। हर माह 10-10 करोड़ महीने में 2 बार आता था जिसे पप्पू बताई गई जगह पर छोड़ा करता था। जब पप्पू ईडी के साथ मिल गया, सारे राज खोलने लगा तो बारी भूपेश बघेल की थी। तो उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ लिया, जब पप्पू बंसल बाहर है तो उनका बेटा क्यों गिरफ्तार है। अभी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, यूडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ की गई, सीधा गिरफ्तार। ईडी ये कह रही है कि पप्पू बंसल और चैतन्य बघेल पार्टनरशिप पर मतलब पार्टनर बनकर काम कर रहे हैं।
यदि सत्य है तो केवल चेतन बघेल की गिरफ्तारी क्यों होती है और जिससे फरार बताया जा रहा है वो सच में फरार है या उन्हें छोड़ दिया गया है। दूसरा सर, इसी में थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ सर, जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है 2015 में वो प्रोजेक्ट शायद शुरू किया गया था। 2018 जब आपकी सरकार आती है और 22 तक लगभग उसमें जो बताया जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसा लगाया गया, वही पैसा ईडी बता रही है कि ये शराब घोटाले का भी पैसा था जो उस प्रोजेक्ट में लगाया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? 1300 करोड़ रुपया लगाया, किसी अखबार में छपा है 1300 करोड़, कितना है 1000 करोड़, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो प्रोजेक्ट। मैं तो एक आध बार गया हूँ, है ना, क्योंकि काम लड़का ही देखता है। कोई पार्टनरशिप में जहां तक मेरी जानकारी है कोई पार्टनरशिप नहीं है। अभी अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी संभागों में, तो उसमें चक्का जाम होगा। अपने मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल चेतन बघेल की कांग्रेस में शानदार एंट्री करवाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की आंतरिक कला चल रही थी, भूपेश बघेल ने जिस तरह से गांधी परिवार को नाराज करते हुए 5 साल तक अपनी हुकूमत चलाई, सत्ता पे एक तरीके से कब्जा किया, लेकिन जिस तरह से एटीएम मशीन बनकर आला कमान को खुश किया, तो ऐसे में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में आंतरिक कला कहीं ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से भी चेतन बघेल की वैसी एंट्री नहीं हो सकी जैसा भूपेश बघेल चाहते थे। वैसे भूपेश बघेल को यह भी यकीन था कि वो लोकसभा चुनाव राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, पक्का जीतेंगे। उनकी जीत के बाद पाटन में उपचुनाव होगा तो चेतन बघेल वहां से उम्मीदवार बनाकर आसानी से कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जितवा लिए जाएंगे। लेकिन सुरेंद्र दाऊ ने गुड़गोबर कर दिया, भूपेश बघेल की भरे मंच में बेइज्जती कर दी, पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता भूपेश बघेल और उनके चाटुकारों से किस तरह से परेशान थे। मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोगों निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलिस नहीं, 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके और एक नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। वैसे आने वाले दिनों में भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ और ज्यादा टूटने वाला है। चेतन बघेल वैसे एक अकेले शराब घोटाले वाले मामले में 5 दिनों की ईडी की रिमांड में नहीं लिए गए हैं, कुछ और पूछताछ भी अंदर खाने चल रही है। दरअसल ईडी अलग अलग मामलों में चेतन बघेल की भूमिका को समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी शराब के अलावा महादेव सट्टा और कोल स्कैम मामले की भी जांच कर रही है। ऐसे में चेतन बघेल के ऊपर आरोप है कि वो शराब घोटाले में एक बड़ा हिस्सा लेता था, कोल लेवी के मामले में भी शामिल था, महादेव ऐप के मामले में भी वो शामिल था और हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो शामिल था। पप्पू बंसल से मिली हुई जानकारी के दौरान ही दुर्ग के एक चर्चित होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के यहाँ छापेमारी हुई। सागर इंटरनेशनल नाम का उनका एक आलीशान होटल है, दुर्ग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। इनके ठिकाने पर जो अचानक छापेमारी हुई, वहां से भी कुछ तगड़े इनपुट मिले, कुछ व्यापारियों के नाम आए। महादेव सट्टा में शामिल सौरभ आहूजा की जयपुर वाली आलीशान शादी में विजय अग्रवाल बतौर मेहमान शामिल हुए थे। कुछ और चेहरे शामिल हुए थे जिनके नामों का हमने खुलासा किया था, लेकिन ईडी ने जो विजय अग्रवाल के यहाँ छापेमारी की तो वहां पता चला कि सागर इंटरनेशनल के मालिक और रेलवे ठेकेदार विजय अग्रवाल, उनके भतीजे राहुल अग्रवाल, उनके करीबी लोगों के दीपक नगर स्थित 2 घरों और सीए के ठिकानों पर तलाशी ली गई तो पता चला कि शराब घोटाला, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और लेन देन के दस्तावेज के साथ डिजिटल साक्ष्य भी वहां से मिले। इस छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपए का हिसाब मांगा गया। ईडी ने होटल कारोबारी और उनके भतीजे राहुल और सीए को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलवाया और पूछताछ की गई। कच्चे पक्के का भी हिसाब लिया गया। जब दस्तावेजी साक्ष्य के साथ डिजिटल साक्ष्य भी हो तो समझदार आदमी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। पूछताछ में पता चला कि 3 भाइयों के इस ग्रुप को छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिड डे मील का एक बड़ा काम दिया गया था। सीबीआई ने कुछ समय पहले रेल नीर घोटाले में भी छापेमारी की थी। इस दौरान भी बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। ऐसे ढेर सारे छुपे हुए सबूत अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष 3 साल से फरार है राम गोपाल अग्रवाल। इनके बेहद करीबी और लेन देन इधर उधर करने वाले देवेंद्र डडसेना की एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पता चला कि कोल लेवी मामले में 100 करोड़ रुपए पहुंचाने वाला ये देवेंद्र डडसेना राम गोपाल का राइट हैंड हुआ करता था। यहाँ यह भी समझ
समझना होगा। राम गोपाल अग्रवाल एक बड़े अरबपति कारोबारी हैं, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन 3 साल तक उनका कुछ नहीं पता वो कहां हैं, किस हालत में हैं। कांग्रेस के अधिकृत कोषाध्यक्ष हैं, अभी भी कांग्रेस की बैठकों में उस सूची में उनका नाम आता है, यानी कांग्रेस अभी भी उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोषाध्यक्ष मानती है। वैसे ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू की भी उन्हें तलाश है, कस्टम मिलिंग मामले में भी वो आरोपी हैं। आने वाली 26 जुलाई को रानू साहू, सौम्य चौरसिया और समीर बिश्नोई जैसे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो इस वक्त निलंबित हैं, हाल में ही जेल से छूटे हैं, अलग अलग प्रदेशों में उन्हें जाने का आदेश हुआ है। 26 जुलाई को उनकी पेशी है, सुनवाई होगी। मौके पर हम भी होंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का सौदा लगाने वाले हमारे राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी किस कदर नीचे गिरकर काम कर रहे थे। एक बार भी मन में नहीं आया ईश्वर का दिया तो उनके पास सब कुछ था, फिर इतना लोभ और इतनी बेईमानी वो क्यों कर रहे थे। आज पूरी दुनिया देख रही है, लोग समझ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वाकई बहुत अत्याचार हुआ है। इतना सब देखने के बाद अच्छा आदमी राजनीति में आना पसंद नहीं करता, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए तभी बुरे लोग किनारे लगाए जाएंगे। देश और समाज की अच्छाई के लिए हमें कुछ अच्छा करना होगा, अच्छी पहल करनी होगी। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, यदि आज का अंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।